हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम में लगभग 10 दिन बचे हुए रह गए हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लास्ट के 10 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि अभी आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें रियल में इजाफा हो और आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके। साथ ही में दोस्तों, कैसे आप सभी लोग एग्जाम में 90 के अराउंड स्कोर करोगे आउट ऑफ 100, इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। सो गाइज, अगर आप एक रिपीटर हो या फिर आप बिगिनर हो, दोनों ही कैंडिडेट के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। आपके सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को दूर कर देने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ में IBPS के लिए जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स होते हैं, इस सभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, चाहे आप एक रिपीटर कैंडिडेट हो या फिर बिगिनर हो, दोनों को अपनी तैयारी 2 हिस्सों में डिवाइड करके करनी है लास्ट के 10 डेज के लिए, जिसमें से पहला पार्ट होगा आपका मॉक टेस्ट का। दोस्तों, अभी आपको मेंस की तैयारी बिल्कुल छोड़ देनी है। चाहे आपने जीए भी यहाँ पर क्यों ना पढ़ रखा हो, उसे भी बिल्कुल 10 दिनों के लिए स्किप कर देना है। नेक्स्ट 10 डेज तक आप सभी का प्लान होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठने के बाद एक फुल लेंथ मॉक आपको लगा डालना है। 1 घंटे का आपका मॉक होगा। फिर इसके बाद इसमें जो आपके क्वेश्चन बचे हुए रह जाएंगे या फिर कुछ क्वेश्चन आपके जो गलत हो गए, उन सभी को एनालिसिस करना है अच्छे से। इसमें आपके लगभग 30 मिनट लग जाएंगे, यानी कि मॉर्निंग में आपको डेली 1 घंटे 30 मिनट का टाइम देना है मॉक टेस्ट के लिए। ये जो रूटीन है आपका अभी से लेकर के एग्जाम के 1 दिन पहले तक चलेगा। एक भी दिन अब आपको स्किप नहीं करना है अगले 10 दिनों में। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये रहा आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या आपको तैयारी करनी है और कैसे उसमें आपकी पढ़ाई करनी है। तो क्वांट में 32+ अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, क्वांट में आता क्या है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन होंगे। नंबर सीरीज में आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन होंगे। क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन आएगा। अब कई बार एग्जाम में होता क्या है कि आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन यही 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे और क्वाड्रेटिक नहीं आता, या फिर आपके ये 10 आएंगे, ये दोनों 5-5 के आएंगे, और यहाँ पर आपकी DI 3 क्वेश्चन की हो जाएगी। साथ में अरिथमेटिक 12 क्वेश्चन हो जाएंगी। थोड़ा सा यह सफल हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग हर एक शिफ्ट में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो, और DI में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। यानी कि आउट ऑफ 35 आपके 22 से लेकर 23 क्वेश्चंस तक तो बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि DI में 1-2 क्वेश्चंस आपके ऐसे लेंदी पूछ लिए जाएंगे जो आप वहां पर टाइम की वजह से छोड़ दोगे। साथ ही में दोस्तों होता क्या है कि आपके जो लास्ट के 2 से 3 मिनट बचते हैं ना, इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं। आप एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे के बाद तीसरे पर बस जंप करते रह जाते हो और आपका टाइमर समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों में आपको इंप्रूवमेंट लाना है, तभी जाकर आपके क्वांट में मार्क्स इंक्रीज हो पाएंगे। अब दोस्तों, जो बिगिनर कैंडिडेट हैं वे अभी 18 से लेकर 22 मार्क्स ला रहे होंगे, और जो रिपीटर कैंडिडेट हैं उन्हें 25+ मार्क्स यहाँ पर इजीली गेन हो जा रहा होगा। तो जो 25 वाले स्टूडेंट हैं ये 30+ या 32+ कैसे करें, साथ में जो 18 से 22 वाले कैंडिडेट हैं ये 28 से लेकर 30 तक कैसे करें, चलिए इस पे बात करते हैं। तो जो बिगिनर कैंडिडेट है दोस्तों, आप सभी लोगों को डेली बेसिस पे अब स्पीड मैथ्स प्लस DI में जो आपके लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, केवल वो क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन बनाने का यहाँ पर बार बार फायदा नहीं है। आपने एक मॉक दे दिया, वो इनफ होगा। इस पर 30 मिनट का टाइम देना है हर दिन अगले 10 दिनों तक। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को लगभग 1.5 घंटे का टाइम देना होगा अरिथमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन बनाने पर। अभी मैं आपको सोर्स भी बताने वाला हूं किस सोर्स से आप सभी को ये फॉलो करना है। इतना आपने अगर कर लिया तो बिगिनर जो कैंडिडेट हैं जो अभी 18 से लेकर 22 मार्क्स ला रहे हैं, डेफिनेटली एग्जाम तक आपके जो मार्क्स है वो 28 के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की तो 30+ भी यहाँ पर हो सकते हैं। फिर दोस्तों, जो रिपीटर कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर स्पीड मैथ्स बिल्कुल अच्छे से कवर होगा, तो वो आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक मॉक दे दोगे वही आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा आप जब मॉक दे रहे हो तो देखना कि आपके जो DI के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चंस लेंदी होंगे जो आपने मॉक देते समय छोड़ भी दिया होगा, या फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे जल्दीबाजी में। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस में आपने जितने भी मॉक लगा रखे हैं उन सभी में से खोज कर वो लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करना है DI का। इसके अलावा दोस्तों, आपके जितने भी अरिथमेटिक के बचे हुए क्वेश्चन रह जाते हैं उसे सॉल्व करने हैं, और इस पर आपको लगभग 2 घंटे का डेली बेसिस पे टाइम देना है। इसकी मैं सोर्स की बात करूं तो देखो, आपके पास लगभग 2 सेट जरूर होंगे मॉक टेस्ट के अलग अलग कंपनी के।
इसमें आपने जितने भी मॉक दे रखा है उस मॉक में अरिथमेटिक के आपके 3-4 क्वेश्चन छूटे हुए होंगे या 5 से 6 क्वेश्चन। तो आपको बस वो सारे क्वेश्चन खोज खोज के बनाने हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में जो प्री लेवल के क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो आपके मॉक में क्वेश्चन दिए रहते हैं वही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। बस वहां पर आपका डेटा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। मैंने बहुत सारे प्री एग्जाम में इस चीज को फॉलो किया है और देखा भी है कि जो मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन छूट रहे थे वही क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में भी छूटते हैं और खूब वही क्वेश्चन वहां पर रिपीट भी हो रहे थे। तो आप अगर अपने जो बचे हुए क्वेश्चंस रह जाते हैं मॉक वाले वो भी केवल सॉल्व करके जाते हो, लगभग यहाँ पर 10 दिन में कोशिश करना कि आपको 250 से 300 अरिथमेटिक सॉल्व करके जाने हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपके जो अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से 8 तो मिनिमम आप बनाकर आ जाओगे। इतना अगर बिगिनर कैंडिडेट जो है और रिपीटर कैंडिडेट अरिथमेटिक पर टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 30+ क्वांट में हो जाएगा। सोर्स मैंने आपको बता दिया, जो आपके मॉक टेस्ट बचे हुए रह जा रहे हैं उसे सॉल्व करो, प्लस जो और अभी आपने मॉक सॉल्व नहीं किया है उसे भी सबमिट करके उसके अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि एक बार आपका प्री एग्जाम लास्ट के 10 दिनों में समाप्त हो गया तो फिर वो मॉक आपका कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो उससे पहले उस पूरे मॉक के क्वेश्चंस को बना डालो। अगर आपका फुल लेंथ का मॉक समाप्त हो चुका है तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस निकालने हैं मॉक वाले और वहां पर से आपको मिक्स क्वेश्चन अरिथमेटिक का प्रैक्टिस करके जानी है। ये था दोस्तों आपका क्वांट का कंप्लीट स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश में अगर आप 25+ स्कोर करना चाहते हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। सबसे पहले तो एक आपका आरसी होगा, पैसेज से 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट वन लाइनर और 2 या 3 क्वेश्चन आपके वर्ड पूछ लिए जाएंगे जिसमें एंटोनिम एंड सिनोनिम्स होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वोकैब आती है एंटोनिम और सिनोनिम वाली वो तो ज्यादा लेंदी रहता नहीं है, क्योंकि आपके पैसेज से ही निकाल के पूछा जाता है। तो आप उस पूरे लाइन को भी पढ़ लोगे पैसेज को, तब भी आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके इसके बाद आएंगे सेंटेंस ईरर के 5 क्वेश्चंस। अब जो कैंडिडेट अभी तक ग्रामर कवर नहीं कर पाए हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ग्रामर अगर आपने पढ़ रखा है तब यहाँ पर आप समझो कि बोनस के आपके 3 से 4 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। फिर आते हैं फिलर वाले या फिर क्लोज टेस्ट, आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा वर्ड स्वैप करने के लिए आएगा या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करने के लिए 5 क्वेश्चन आएगा। और पारा जंबल, अब इसमें न्यू पैटर्न एंड ओल्ड पैटर्न दोनों टाइप के आ सकते हैं। जैसे एक रहेगा आपका सिंगल क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए, और एक ऐसा आता है जिसमें आपको 5 सेंटेंस अरेंज करने हैं और फिर बताना है कि पहले पोजीशन पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश का आपने पहले तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर इसके बाद दोस्तों आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है सेक्शनल टेस्ट की, क्योंकि इंग्लिश में आपके मार्क्स तभी इंप्रूव होंगे जब आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैंने कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो नहीं किया है आज तक नहीं, और आप मेरे मार्क्स देखोगे तो NISCL AO के प्री जैसे एग्जाम में भी 28 के अराउंड आ गए हैं आउट ऑफ 30, प्लस हाल ही में RRB PO के भी स्कोर कार्ड में 28 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करो डेली बेसिस पे तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैंने यहाँ पर केवल फुल लेंथ मॉक लगाया था, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मैं सेक्शनल मॉक देने की कोशिश करता था, क्योंकि देखो अब आपके वर्ड स्वैपिंग हो गए या मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, आप अगर कंटिन्यू मॉक लगा रहे हो या टॉपिक वाइज इसका टेस्ट दे रहे हो तो वही क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते हैं, प्लस आपके माइंड में एक आइडिया हो जाता है, मेकअप ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लेने हैं, क्वेश्चन देखते ही आपको उसका आंसर समझ में आने लगेगा। तो इसके लिए बस आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। मैंने बिल्कुल यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था अपने इंग्लिश के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। अदरवाइज जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो 30 में से मेरे 11, 12, 15 के नीचे ही मार्क्स आते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने इंप्रूवमेंट हुए मार्क्स की, और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में आपके कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि एग्जाम में नहीं बन पाते, जहां पर क्वेश्चंस आपके हमेशा से गलत होते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको डेली फाइंड आउट करना है और उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। जैसे देखो पारा जंबल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, 5 सेंटेंस को एक साथ अरेंज करके उसका आंसर देने के लिए, तो इसमें बहुत बार आपकी गलती हो जाती है। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, लगभग 20 से 30 सेट जरूर सॉल्व करके जाना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो 5 सेंटेंस अरेंज होते हैं उसका ट्रिक क्या है, कौन सा सेंटेंस पहले रखना पड़ता है, कौन सा उसके बाद आएगा, ये कैसे पता करते हैं। ये सारी चीजें आपकी सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट देने से ही होगी। अब आप बनाओगे सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट में, तो मान लो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए या फिर जो आपसे नहीं बना, तो फिर उसका आप सॉल्यूशन देखोगे। सॉल्यूशन में बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है कि यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, किस वजह से एरर है, और वहां पर सही चीजें क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप एक बार बंडल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको इतने सारे रूल्स एंड इतने सारे अलग अलग तरह के ट्रिक्स पता चल जाएंगे, जिससे कि आप डेफिनेटली अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लोगे बिना किसी न्यूज़पेपर एंड स्टोरी वगैरह की रीडिंग किए वगैरह। ये रहा दोस्तों आपका इंग्लिश का स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की।
तो देखिए रीजनिंग का हालांकि पेपर काफी इजी आता है, मैक्सिमम कैंडिडेट 35 तक का स्कोर करके आएंगे और 30 प्लस तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पर कवर कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे। इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन का एक सेट होगा, नंबर या फिर अल्फाबेट सीरीज का। सिलॉग एंड इनक्वलिटी कई बार दोनों पूछ लिए जाते हैं, कई बार इन दोनों में से कोई एक आएगा, 3 क्वेश्चन का सेट। फिर ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये भी आपका कभी कभी दोनों आ जाएगा, या फिर कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो, बीआर नहीं हो, और बीआर पूछा तो डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस के, जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला होता है, एंड आपको मीनिंगफुल वर्ड फाइंड करना होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा वेटेज क्या क्या एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया फुल लेंथ मॉक, वो आप तो लगा ही रहे हो। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में दोस्तों आपको डेली 10 पजल्स लगाने हैं। 10 पजल्स वैसे कैंडिडेट के लिए जो अभी बिगिनर हैं, जिनके पजल्स बनाने में काफी टाइम लगते हैं, लेकिन जो रिपीटर कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लरिकल लेवल का पजल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कि पजल का एक भी लाइन आपको गलत नहीं पढ़ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पर देखना कि पजल के जो लाइन्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आपने एक लाइन को अरेंज किया, फिर अगला लाइन कहीं ना कहीं आपके उसी अरेंजमेंट के बेस पर होगा, फिर उसके बाद वाला लाइन आपके पिछले अरेंजमेंट के बेस पर होगा। तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलत नहीं किया, तो जो भी आपके 3 से 4 सेट पजल्स के आएंगे बहुत ही सुपर इजी होंगे, मॉक से काफी इजी लेवल का आएगा वहां पर, और आप बहुत ही कम टाइम में 2 से 3 मिनट में एक पजल्स को डेफिनेटली उड़ा दोगे इसके 5 क्वेश्चंस के साथ में। जो बिगिनर कैंडिडेट हैं वे आप 10-10 पजल डेली बेसिस पर सॉल्व करें, जो कि अलग अलग टॉपिक के होंगे, क्योंकि यहीं पर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि आपसे एक पूरा सेट पजल का ना बने, तो डायरेक्ट आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसका स्पीड इंप्रूव कर लिया नेक्स्ट के 10 डेज में, डेली बेसिस पे 10 बनाओगे तो लगभग 100 पजल्स आपके हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पजल के किसी भी कॉन्सेप्ट में आप तो ना फंसोगे और ना ही आपकी स्पीड यहाँ पर स्लो रहेगी। साथ ही में कुछ कैंडिडेट के ब्लड रिलेशन वीक होते हैं, या फिर सिलॉग्स के भले ही आपने टॉपिक पढ़ रखा हो, लेकिन 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो आप गलत कर देते हो। तो साथ में आपको क्या करना है, अराउंड 30 मिनट्स का टाइम देना होगा आपको अपने इन्हीं दोनों वीक टॉपिक पर। जो भी आपके वीक टॉपिक है उसका आप यहाँ पर रिवीजन करना। साथ में दोस्तों बात करते हैं कि आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए रीजनिंग में आप जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस है, इसे बिल्कुल छोड़ देना शुरू में, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। सेकेंड, अगर आप पजल्स में बिल्कुल श्योर हो कि आप डायरेक्ट बना सकते हो, तब तो बिना क्वेश्चन को स्किप किए पजल्स और मिसलेनियस दोनों एक साथ लेकर चलो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है पजल में, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं छूना। अदरवाइज होगा क्या कि आप मान लो किसी पजल में 3 से 4 मिनट दे दिया, और अगर वो नहीं बना तो बहुत बड़ा प्रेशर आपके माइंड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी नहीं बने और टाइम भी आपका चला गया अच्छा खासा। तो इसलिए पहले मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन बना डालना, फिर इसके बाद पजल्स बनाना, और पजल्स बनाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके होते हैं 1-2 वर्ड वाले, उस पर फोकस करना है। ये था दोस्तों आपका एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्री एग्जाम होने तक मैं आपको मेंस का भी एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बता दूंगा, खासतौर पर जीके के लिए, क्योंकि जीए एक ऐसा सेक्शन है जहां पर कैंडिडेट के नंबर काफी कम आते हैं। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, जैसा कि देख रहे हो कि मेंस में क्वांट और रीजनिंग का लेवल काफी टफ आने लगा है आजकल, यहाँ पर मार्क्स लोगों के बनते नहीं है, तो इस कंडीशन में जीए और इंग्लिश यही दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो इन दोनों का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि मेंस लेवल के जीए और इंग्लिश दोनों को कैसे इंप्रूव करना है। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।